नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे बीए तृतीय सेमेस्टर के भूगोल शिक्षण के अंतर्गत इकाई 2 के पार्ट ए में भूगोल शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, तो भूगोल शिक्षण के उद्देश्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है इसको समझेंगे, उद्देश्य का महत्व क्या है इसको समझेंगे, उसके बाद भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य है इसको समझेंगे। ठीक, तो देखेंगे, देखिए शुरू करेंगे हम। उद्देश्य उत प्लस दिश, इन दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जहां उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर और दिश का अर्थ होता है, ठीक है, दिशा। यानी कि उद्देश्य का तात्पर्य यह होता है कि ऊपर की ओर उठाना, ठीक है, ऊपर दिशा की तरफ, ठीक है, ऊपर दिशा की तरफ क्या करना, व्यक्ति को उठाना, ये उद्देश्य होता है। इस प्रकार उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ उच्च दिशा दिखाने से है, यानी किसी विषय का उद्देश्य हो, ठीक, या भूगोल शिक्षण का उद्देश्य हो, या किसी कार्य का उद्देश्य हो, या किसी भी कोई भी प्रयोजन है, कोई भी कार्य, कोई प्रयोजन है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य जो होता है, पीछे उस कार्य के पीछे जो उद्देश्य छिपा होता है वो उद्देश्य ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, एक चीज हम समझ लेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है। लक्ष्य बड़ा होता है और उद्देश्य छोटा होता है। कई सारे छोटे उद्देश्यों को हम प्राप्त करके हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसीलिए कहता है, जैसे कि हमारा जो लक्ष्य है वह है अध्यापक बनना, ठीक, और अध्यापक बनने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। उसके बाद हम बीएड प्रथम सेमेस्टर, हमारा मतलब उद्देश्य होता है कि बीएड प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लें, बीएड द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लें, बीएड तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लें, फिर टेट का एग्जाम पास कर लें, टेट का एग्जाम पास करने के बाद हम सुपर टेट का एग्जाम पास कर लें। ये सब क्या है, ये सब छोटे उद्देश्य है, और इन सभी जो हम प्राप्त कर लेते हैं, जब बीएड कर लेते हैं, टेट हो जाता है, सुपर टेट हो जाता है, तो अपने लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य शिक्षक बनने का है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यही कह रहा है कि लक्ष्य क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ है कि इस प्रकार उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ उच्च दिशा दिखाने से है, यानी कि व्यक्ति क्या करना, देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊपर हम जा रहे हैं, कई सारे उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, यही चीज है। आगे देखेंगे, एक परिभाषा है जहां ड्यूई के अनुसार इन्होंने कहा कि उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य है जो व्यवहार को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। इन्होंने कहा कि उद्देश्य वह पूर्व निर्धारित व्यवहार है। पूर्व निर्धारित तात्पर्य है कि पहले से हमने सोच लिया है कि हमें शिक्षक बनना है, तो यह पूर्व निर्धारित व्यवहार का उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य है। पहले से निर्धारित लक्ष्य हमारा क्या है, हमें शिक्षक बनना है, ठीक, जो व्यवहार को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। अब हमें यह लक्ष्य को पाने के लिए, हमारे व्यवहार को करने के लिए कि हम बीएड प्रथम सेमेस्टर पास करें, हम टेट पास करें, हमें ऐसा करने के लिए करता है, वो प्रेरित करता है, यही उद्देश्य कहलाता है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आगे है उद्देश्यों का क्या महत्व है, उद्देश्यों की क्या आवश्यकता है, ठीक, देखेंगे हम। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया का संचालन मुश्किल होता है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा क्या उद्देश्य है, तो हम किस चीज की शिक्षा प्राप्त करेंगे और क्या पढ़ाएंगे, यह हम समझ नहीं पाते हैं। हमें जब पता रहेगा कि हाँ हमें हमारा उद्देश्य है कि बीएड प्रथम सेमेस्टर बच्चों को उत्तीर्ण करना, बीएड प्रथम सेमेस्टर का ज्ञान कराना, उसके पाठ्यक्रम से बच्चों को परिचित करना, तो उस हिसाब से शिक्षण करेंगे और बच्चे भी उस हिसाब से शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगला, शिक्षक व शिक्षार्थी को यह पता रहता है उसे कितना अधिगम करना है। जब उद्देश्य पता रहेगा कि बीएड प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण करना ये हमारा उद्देश्य है, तो वह बीएड प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस को ही फॉलो करेगा, उसी का अनुसरण करेगा, उसी को पढ़ेगा, न कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर की किताबें लेके पढ़ने, ठीक। यही चीज का है, इससे यह पता रहता है कि कितना सीखना है, और अध्यापक पता रहता है कितना सिखाना है। आगे है, उद्देश्यों के आधार पर ही शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली आदि का चयन किया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर ही, तो जब हमें उद्देश्य पता रहेंगे कि हमारा उद्देश्य है कि हमें सुपर टेट पास करना है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे बालक के सामने, या फिर जो भी तैयारी करने वाला छात्र है, अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर पे भी हम उस हिसाब से बालक को पढ़ाएंगे कि हमारा जो उद्देश्य है कि बालक को 2 अंक के संख्याओं के गुणा भाग जो भी घटाना, यानी जो संक्रियाएं हैं उनका ज्ञान कराना, तो हम उस हिसाब से शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। उनको खेल खेल सिखाएंगे, या फिर उनको हम
जो भी आपका बोर्ड है या फिर कोई अन्य सामग्री है, उस सामग्री के माध्यम से उन्हें हम सिखाएंगे। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को निश्चित करने में भी मदद मिलती है। जब उद्देश्य पता रहता है तो पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। उसके बाद परीक्षा प्रणाली, और जब उद्देश्य पता रहेगा कि किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमारा उद्देश्य क्या रहा है, बच्चे कितना ज्ञान अर्जन किए हैं, इसी उद्देश्य का हमें पता लगाना है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे कितना सीखे हैं, उसी का पता लगाना है। उस हिसाब से परीक्षा प्रणाली का भी चयन करने में सुविधा मिलती है। आगे है, इसके ज्ञान से अध्यापक व छात्र दोनों में आत्मविश्वास, उत्साह और धैर्य उत्पन्न होता है। जब उद्देश्य पता रहेंगे तब अध्यापक, जैसे कि हमें पता है कि आज हमें आप सभी को भूगोल शिक्षण के उद्देश्य का ज्ञान कराना है, तो हमारे अंदर भी आत्मविश्वास भरा हुआ है कि आज चलेंगे, आज यूट्यूब पे पढ़ाएंगे बच्चों को कि भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या है। ठीक, हम भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं क्योंकि पता है कि आज क्या पढ़ाना है। ठीक, और उद्देश्य पता है, उत्साह भी होता है, और यह उत्साह शिक्षक के अंदर होता है तो उसको उद्देश्य का पता रहेगा तब। और धैर्य भी उसके अंदर रहता है कि हम इस चीज का आज अध्ययन कराने जा रहे हैं, इस उद्देश्य को हम प्राप्त कराने जा रहे हैं, आज इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे तो हो सकता है ऐसी ऐसी समस्याएं आए, उन समस्याओं का सामने उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें सामयिक नहीं होना। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई चीज पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा किसी को पूछ लिया, तो पहले से अगर उद्देश्य पता रहेंगे तो हम तैयार रहेंगे कि हमें गुस्सा नहीं करना है, या हमें क्लास का माहौल जो है वो अनुशासनहीन नहीं होने देना है। ये चीज कर रहा है। आगे, इसके आधार पर ही समाज व व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जब हमें उद्देश्य पता रहेगा, जैसे कि हमें पता है कि ये जो समाज है यह पितृ प्रधान है, ठीक है, यह पुरुष सत्ता वाला समाज है, यहाँ पुरुषों की चलती है, यह पुरुष प्रधान है। तो अगर हमें उद्देश्य पता है कि हमें अपने शिक्षण के द्वारा इस पुरुष प्रधान जो समाज है इसके पूर्वाग्रह को हटा करके हमें एक समान लैंगिक जो आपका समाज है उसका निर्माण करना है, यहाँ पे कि महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर बराबर हो। तो और जब हमें पता ही रहेगा तो उस हिसाब से हम अपने शिक्षण के द्वारा हम समाज का एक बेहतरीन समाज का निर्माण करेंगे। अच्छा, समाज का निर्माण कैसे करेंगे? क्योंकि बालक ही बड़ा होकर के महिला और बालिकाएं जो है, बालक जो है वह बड़ा होकर के पुरुष बनती हुई, ठीक, बालक बड़ा होकर के पुरुष और बालिकाएं महिलाएं बनती हैं। तो यह जब बड़े होकर के समाज जब जाते हैं तो जिस स्तर से और जो उनको पढ़ाया गया रहा होगा उसी हिसाब से वो व्यवहार करते हैं। तो जब हमें पहले से उद्देश्य पता रहेंगे कि हमें लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त कर देना है, तो हम उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, शिक्षण कार्य संपादित करेंगे। तो ये करके उद्देश्य पता रहेगा तो हम बेहतरीन समाज का और बेहतरीन व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। इसलिए उद्देश्य की आवश्यकता पड़ती है और यही उद्देश्य का महत्व है। अब हम बात करें कि भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य है। ठीक, तो आप इसका हिसाब दे दीजिए, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य आपको समझाते हैं। हो गया होगा? जैसा कि देख सकते हैं भूगोल शिक्षण का उद्देश्य में यहाँ लिखा हुआ है, ये सभी हेडिंग्स हैं और उम्मीद मैं करता हूँ कि यह परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा लघु उत्तरी में। यह प्रश्न आने की संभावना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा दृष्टि से। तो भूगोल शिक्षण का उद्देश्य सबसे पहला है बौद्धिक उद्देश्य। बौद्धिक उद्देश्य तात्पर्य है कि बालक को अपने मन मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है, बालक को अपने मन मस्तिष्क के विकास करने हेतु भूगोल शिक्षण सहायता प्रदान करता है। तो भूगोल शिक्षण में यह उद्देश्य होता है कि बालक का बौद्धिक विकास भी हो, इसीलिए इसको लिखे हैं बौद्धिक उद्देश्य, या इसको आप हेडिंग बना सकते हैं बौद्धिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, यानी कि बालक क्या करे, तर्क करे, सोचे समझे। जैसे इस समय यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ठंडा पड़ रहा है तो यहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी। ठीक, इस तरह से उसके बुद्धि का क्या हो सके, विकास हो सके, यह बौद्धिक उद्देश्य है भूगोल शिक्षण का। दूसरा है प्रयोगात्मक या व्यवहारिक उद्देश्य। प्रयोगात्मक या व्यवहारिक उद्देश्य तात्पर्य है कि बालक प्रयोग करके सीखे। ठीक है, भूगोल शिक्षण का उद्देश्य यह भी है कि बालक क्या करे, प्रयोग करके सीखे। और या व्यवहारिक उद्देश्य यानी चीजों को अपने व्यवहार में ला करके वो सीखे। व्यवहार में ला करके सीखने से तात्पर्य है कि बालक अगर पढ़ रहा है कि बिजली क्या होता है, बिजली आपका चमकता है, उसके बाद उसकी आवाज आती है, तो उसको वह समझे, उसको देख करके वो सीखे, क्या सच में ऐसा होता है या बस पढ़ाया जा रहा है।
यानी व्यवहार में चीजों को ला करके सीखना, प्रैक्टिकल करके सीखना, यह भी भूगोल का एक उद्देश्य है। आगे है देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम की भावना का विकास का तात्पर्य है कि बालक को भूगोल शिक्षण यह बताता है, भूगोल शिक्षण के तहत उसे बताया जाता है उसके देश में क्या क्या संसाधन, कैसे जलवायु, किस प्रकार की विधा, क्या क्या चीजें हैं उसके देश में। यह जब भूगोल शिक्षा के तहत बालक बताता है तो बालक गर्व की अनुभूति करता है, वह गौरवान्वित होता है, ठीक है, जिससे कि उसके अंदर देश प्रेम की भावना का विकास होता है। आगे है नैतिक उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य का तात्पर्य है कि बालक के अंदर नैतिकता का विकास करना। नैतिकता का विकास कैसे होगा? जब हम भूगोल शिक्षण के द्वारा बालक के अंदर नैतिकता का विकास करते हैं, उसको बता करके कि पेड़ हमें नहीं उखाड़ना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, इससे कि बारिश हो सके, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, ठीक है, या पेड़ लगाने से फायदे हैं, और हमें वातावरण में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, हमें कचरा का प्रबंधन सही ढंग से करना चाहिए। ये सभी हम जब नैतिक जिम्मेदारियां उसको बताते हैं भूगोल शिक्षण के माध्यम से, इस तरह से उसका नैतिक विकास भी होता है। आगे है रुचि और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। रुचि और रचनात्मक प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि बालों को तरह तरह की क्या करना, मॉडल बनाने के लिए देना, उसको चित्र बनाने के लिए देना, जिससे कि बालक का रुचि बढ़ सके भूगोल के प्रति और वह अपने वातावरण के प्रति सजग हो सके, उसकी रुचि बढ़ सके भूगोल के प्रति। ये कह रहा है कि भूगोल के प्रति रुचि और उसके रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना, ठीक। इसके बाद है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य मतलब यह है कि हमारा देश विविधताओं का देश है, यह विश्व की विविधताओं से भरा हुआ है, तो कहाँ पर किस तरह की संस्कृति विविधता है, इससे बालक को परिचित कराया जाए, ताकि बालक उनके प्रति भी सहानुभूति रख सके और उनकी संस्कृति को समझ सके तथा उनकी संस्कृति से अपनी संस्कृति की तुलना करते हुए वह सारे सांस्कृतिक गुणों को समझ सके और उनका आदर कर सके, ठीक। इसके बाद है सौंदर्यात्मक उद्देश्य। प्रकृति के सौंदर्य से बालक को भली भांति परिचित करना भी भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक कहाँ पे कंकर करती नदियां हैं, कहाँ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, और कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर पर्वतीय मैदान है, ठीक। इस तरह जो प्रकृति के सौंदर्य है उनसे बालक को परिचित कराना भी भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है। इसके बाद है व्यवसायिक उद्देश्य। क्योंकि बालक जब विद्या अध्ययन कर लेता है तो उसके बाद उसको जीविकोपार्जन यानी कि करने के लिए, यानी व्यवसायिक कोई भी उद्योग लगाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए उसको भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए भूगोल शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बालक को यह बताया जाए कहाँ पे किस तरह का उत्पादन होता है, कहाँ पर किस तरह का कच्चा माल उत्पादित होता है, जिससे कि बालक यह चीज को समझ करके भविष्य में अपने रुचि के अनुसार किसी भी उद्योग धंधे को क्या कर सके, चला सके, ठीक। यही चीज है। तो जब हमें पता रहे कच्चा माल कहाँ से उत्पादित हो रहा है तो हम उसका धंधा लगाएंगे। और या फिर अगर मान लीजिए जूट का व्यवसाय करना है तो जूट का व्यवसाय हम उत्तर प्रदेश में कर नहीं सकते, जहाँ पे कच्चा माल बन रहा है उसको फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ से लेंगे, तो जूट के सामान बनाएंगे, तो उसको निर्यात करेंगे विदेश के विभिन्न कोने कोने में, ठीक है। यही कर रहा है कि व्यवसाय को इसको बताना कि अपने देश से किन चीजों का आयात किया जाता है, किन चीजों का निर्यात किया जाता है, ये सभी उसको ज्ञान देना व्यवसाय से संबंधित भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है। इसके बाद मनोरंजन व समय के सदुपयोग का उद्देश्य। हम खाली हैं तो खाली अगर व्यक्ति है तो उसको मनोरंजन करने के लिए किन स्थानों का भ्रमण करना चाहिए, ठीक है, जिससे उसका क्या ज्ञान भी बढ़ सके और समय का वो अपना सदुपयोग कर सके। यह भूगोल शिक्षण के माध्यम से बालक को बताया जाता है। जैसे कि आपके बगल में यहाँ पे बहुत अच्छा जलप्रपात है और उसकी यह भौगोलिक आकृति है, ये चीजों से परिचित हम कराते हैं जब खाली समय में होता है तो मनोरंजन की दृष्टि से, और वहाँ पर अपने परिवार के संग या अपने बच्चों के संग या फिर स्वयं खुद अकेले जा करके उस सौंदर्यात्मक अनुभूति को प्राप्त करता है। यही चीज कर रहा है कि मनोरंजन व समय के सदुपयोग का उद्देश्य। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास का उद्देश्य। क्योंकि कोई भी देश स्वनिर्भर नहीं है, वह एक दूसरे के आयात और निर्यात यानी कि एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही चलता है, और एक दूसरे में एक देश में अगर कोई घटना घट रही है तो उससे दूसरा देश जरूर प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे किसी देश में कोई आक्रमण कर दिया, वहाँ पर सारी चीजें तहस नहस हो गया, संसाधन नष्ट हो गए, तो वहाँ से आयात की आने वाली सामग्री का दाम यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, मूल्य का दाम बढ़ जाता है। इस तरह से एक देश दूसरे देश को प्रभावित करता है। अगर हमारे देश में एक बार गेहूं का संकट हो गया था तो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मदद की थी। तो इस तरह
तरह से जो परस्पर निर्भरता की भावना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना भी भूगोल शिक्षण का उद्देश्य होता है कि मानव को भूगोल शिक्षण के अंतर्गत हम ये समझाएं कि पूरा विश्व जो है वह हमारा क्या है, एक परिवार है और उसमें रहने वाले सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना भी भूगोल शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, इस तरह से आपने 10 भूगोल शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लिए और परीक्षा में पूछेगा तो सबके अंतर्गत आप चर्चा दिलाई आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका भूगोल शिक्षण का उद्देश्य इकाई 2 का पार्ट ए समाप्त होता है। अब हम पार्ट बी में देखेंगे। वहाँ पार्ट बी में है आपका सिलेबस में भूगोल का पाठ्यक्रम पाठचर्या निर्माण की अवधारणा और सिद्धांत। तो पाठचर्या निर्माण की अवधारणा और सिद्धांत के बारे में अगली क्लास में होगी। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। जिससे कि आप नोट बनाएंगे तो नोट्स आपके परीक्षा के समय में काम है, क्योंकि परीक्षा के समय आप सारी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो आप जब नोट्स बनाए रहेंगे तो परीक्षा के समय आपके मील के पत्थर के रूप में वह कार्य करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ।